हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट का लास्ट पोर्शन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स के रूप में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का सॉल्वेंट के रूप में अध्ययन करेंगे। तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है जो वाटर जैसा ही है। नॉन प्रोटोनिक इसलिए कि इसमें हाइड्रोजन्स या H+ आयन नहीं होते, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। इस कारण जो एसिड बेस की ब्रोंस्टेड या आर्हेनियस कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एसिड या बेस के कैटेगरी में नहीं रख सकते। लेकिन ये सॉल्वेंट आसानी से हमें द्रव अवस्था में मिल जाता है और इसे हम डेबार फ्लास्क में रख सकते हैं। आसानी से और कम कीमत में इसकी उपलब्धता होने की वजह से ये बहुत अधिक रासायनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मुख्य रूप से जो पेट्रोलियम उत्पादक हैं, उनके शुद्धिकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या डाइपोल मोमेंट है, वो हमने इसका जैसे पहले कंपैरेटिव जो स्टडी किया था अमोनिया और H2O के साथ, वहाँ पर हमने इसका देखा। ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखता है या इसमें डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, लेकिन ये अमोनिया या वाटर मॉलिक्यूल की तरह H बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यहाँ H बॉन्ड बनाने की संभावना नहीं है। इस कारण ये आयनिक पदार्थों की तुलना में जो सहसंयोजी पदार्थ है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा उत्तम विलायक है, और जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके लिए हम द्रव सल्फर डाइऑक्साइड को विलायक के रूप में काफ़ी अधिक प्रयुक्त भी करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ जो रिएक्शंस हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, जो कि विलायक के रूप में होती है, उनका अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है सॉल्वेट फॉर्मेशन या विलायक संकर का निर्माण। तो सॉल्वेट या विलायक संकर का निर्माण कैसे होता है, वो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। जब विलायक के अंदर हम किसी सॉलिड पार्टिकल को या लवण को डिजोल्व करते हैं, तो उस डिजोल्व होने वाले मटेरियल को या कंपाउंड को सॉल्वेंट के पार्टिकल जब चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, उसके साथ एक तरह से बॉन्डिंग वाली कंडीशन में आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर विलायक संकर का निर्माण हो गया। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में जो बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल पाया जाता है, वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इस कारण जब इसके अंदर इस प्रकार के कंपाउंड को डिजोल्व किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, जिनके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है, वो लुईस बेस के रूप में बिहेव करते हैं और इन के मध्य फिर एसिड बेस रिएक्शन जैसा कंडीशन हो जाता है और ये विलायक संकर का निर्माण कर लेते हैं। जैसे जब हम पोटेशियम आयोडाइड को इसके अंदर डिजोल्व करेंगे, तो ये इस प्रकार से संकृत अवस्था में डिजोल्व फॉर्म में रहता है। यहाँ पर जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है और उसके अंदर विलायक संकर का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन को हम
ऑटो आयनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका ऑटो आयनाइजेशन इस प्रकार से है। उसके ऑटो आयनाइजेशन से SO पॉजिटिव आयन +2 आवेश के रूप में और SO3 -2 ऋण आयन प्राप्त होते हैं। तो जब हम सॉल्वेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अम्ल क्षार का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि जब विलायक के ऑटो आयनाइजेशन प्रोसेस से जो धनायन और ऋणायन बनते हैं उनके आधार पर जब हम किसी पदार्थ को उस विलायक के अंदर डिजोल्व करते हैं तो यदि विलायक का धनायन की मात्रा बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है, तो वो पदार्थ अम्लीय पदार्थ के कहलाएगा। और यदि विलायक के ऋणायनों की सांद्रता बढ़ जाएगी तो वो जो पदार्थ है वो क्षार कहलाएगा। ये अम्ल आयन है और ये क्षार आयन है। ये ऑटो आयनाइजेशन से हमें प्राप्त हो रहा है। इसकी जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की रिएक्शन है उसे हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार पार्ट है आपस में रिएक्शन करके वो आपस में विलायक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रियाएं लगभग वैसी ही हैं जैसी द्रव जल के लिए होती है। यहाँ पर जब हम किसी लवण को इंट्रैक्शन, जैसे यहाँ पर ये लवण है, इसको हमने सल्फर डाइऑक्साइड जो लिक्विड है उसमें डिजोल्व किया तो इसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन का रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन। और ये रिएक्शन करके हमें इस प्रकार के ये जो साल्ट हैं ये हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पर ये अम्ल और क्षार के रूप में बिहेव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये जो पार्ट है SO, तो ये SO+2 आयन पार्ट है, इसलिए ये जो कंपोनेंट है या ये जो पदार्थ है ये अम्ल के रूप में बिहेव करेगा। और यहाँ पर ये जो दूसरा कंपाउंड बना है इसमें SO3 -2 पार्ट है ये, इस कारण ये क्षार के रूप में बिहेव करेगा। जब हम रिवर्स रिएक्शन का अध्ययन करते हैं तो ये दोनों कंपोनेंट रिएक्शन करके सामान्य जो लवण है वो और विलायक का निर्माण कर लेते हैं। तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड विलायक के अंदर अम्ल क्षार अभिक्रियाओं को हम SO+2 आयन और SO3 -2 आयन के आधार पर समझा सकते हैं। थर्ड रिएक्शन है सोल्वोलिसिस या सोल्वोलिटिक रिएक्शंस। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है जनरली इनको हम कहते हैं विलायक अपघटन अभिक्रियाएं। तो इनके द्वारा या इन अभिक्रियाओं में विलायक के द्वारा जो पदार्थ हैं वो अपघटित हो जाते हैं। जिस प्रकार से जल अपघटन की अभिक्रियाएं होती हैं उसी प्रकार से विलायक SO2 के अपघटन की अभिक्रियाएं भी होती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, जैसे PCl5 की को जब हम SO2 के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके अपघटन से हमें इस प्रकार के कंपाउंड प्राप्त होते हैं। यहाँ इन दोनों रिएक्शंस के द्वारा SO2 और H2O में जो अपघटन की अभिक्रिया उनका कंपैरिजन किया गया है। तो जब हम जल अपघटन की बात करते हैं तो सिंपल कि जल में पॉजिटिव पार्ट H+ आयन है और नेगेटिव पार्ट OH- आयन है। तो इस पदार्थ का जो पॉजिटिव पार्ट है उसके साथ जल का या विलायक का नेगेटिव पार्ट इंटरेक्ट होकर कंपाउंड बना रहा है और H2O जल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्शन करके इस कंपाउंड का निर्माण कर रहा है। तो इसी प्रकार जब इसी कंपाउंड की रिएक्शन हम SO2 के साथ करवा रहे हैं, लिक्विड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड विलायक के साथ करवा रहे हैं, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से जल ने इसका जल अपघटन किया था वैसे ही SO2 विलायक इसका अपघटन करेगा। तो इसमें ये इसका पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, तो हमें SO2 के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट का ध्यान होना चाहिए। SO2 के लिए नेगेटिव पार्ट SO3 -2 है तो वो पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइंड हो गया, और SO2 विलायक के लिए जो पॉजिटिव पार्ट है वो SO+2 है तो वो इस पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइंड होकर लवण फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार SO2 विलायक के द्वारा लवण के अपघटन की अभिक्रियाएं होती हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है
विनिमय अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया, तो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में उसी प्रकार की अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती है जिस प्रकार की अन्य विलायकों में होती है। यहाँ पर धनायन और ऋणायन उन दोनों के मध्य एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होने से जो लवण बनता है वो लवण विलायक में अविलेय होने के कारण वो प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त हो जाता है, अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की जो कुछ रिएक्शंस हैं वो यहाँ पर ये एग्जांपल के रूप में दी हुई है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड जो सल्फर डाई थाइनोल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो वहाँ पर वो इनके आयन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा KCl लवण का निर्माण होता है। इस KCl लवण की जो विलेयता है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो विलायक उसके अंदर कम होने की वजह से वो नीचे बैठ जाता है या उत्क्षेपित हो जाता है, उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो यहाँ ये जितनी भी अभिक्रिया हैं वो SO2 विलायक के अंदर संपादित करवाई जा रही है। यहाँ पर ये जो लवण हैं ये उसके अंदर उनकी विलेयता अधिक है, इस कारण घुलनशील अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर इनके मध्य जब आयन एक्सचेंज आयन विनिमय के द्वारा जो नए लवण बन रहे हैं ये इनमें से जिस लवण की विलेयता जितनी अधिक कम है वो अवक्षेपित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये NaCl अवक्षेपित हो गया, यहाँ ये KCl अवक्षेपित हो गया, यहाँ अमोनियम क्लोराइड अवक्षेपित हो गया, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है वो अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन या संकुल निर्माण की अभिक्रिया। तो जिस प्रकार से जलीय माध्यम में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है उसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड में भी कॉम्प्लेक्स निर्माण की अभिक्रियाएं होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर हम आयोडीन को डिजोल्व करते हैं तो उस आयोडीन की विलेयता को पोटेशियम आयोडाइड डालकर बढ़ाई जा सकती है। तो उससे होता क्या है कि जैसे ही हमने आयोडीन युक्त सल्फर डाइऑक्साइड विलायक के अंदर Ki को डिजोल्व किया, ये Ki आयोडीन जो है विलयशील अवस्था में उसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है Ki3। तो यहाँ पर I3 माइनस का जो कॉम्प्लेक्स आयन बन गया Ki3, इस कॉम्प्लेक्स आयन बनने की वजह से, क्योंकि जैसे हम Ki की क्वांटिटी डाल रहे हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई। इस कारण हम कहेंगे कि Ki की वजह से जो आयोडीन है उसकी विलेयता हमें बढ़ती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो जिस प्रकार से हमने जल के लिए या अमोनिया के लिए रिडॉक्स रिएक्शंस की बात की, उनकी तुलना में SO2 का जो नेचर है वो अलग है। SO2 जलीय माध्यम में अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, लेकिन जो शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीकारक या अपचायक के रूप में प्रवृत्ति नहीं रखता है। इस कारण अगर हमें यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं संपादित करवानी हो तो ये अभिक्रियाएं इस विलायक के अंदर आसानी से हो सकती है और ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये एक उन अभिक्रियाओं के लिए अक्रिय विलायक की भूमिका निभा सकता है। तो अगर हमें विलायक के अकॉर्डिंग रिएक्शंस इस प्रकार की रिएक्शंस करवानी है कि वहाँ पर जो विलायक है वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले, तो उन अभिक्रियाओं को हम SO2 विलायक, खासकर जो रिडॉक्स रिएक्शन उनके लिए SO2 विलायक को हम प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे SO2 विलायक के अंदर पोटेशियम आयोडाइड और स्टेरिक जो क्लोराइड है वो आपस में रिएक्शन करके इस प्रकार से कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है मेटल के साथ रिएक्शन। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है उनका बिहेवियर यहाँ पर भी जलीय जो सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है, उसके जैसा ही होता है। यहाँ पर जब धातुओं के लवणों को हम डिसॉल्व करते हैं
तो वो डिजोल्व होकर जो हाइड्रोक्साइड लवण जल के अंदर बनते हैं उसी प्रकार के लवणों का निर्माण करके उसी प्रकार की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये दो अभिक्रियाओं का कंपैरिजन किया गया है। यहाँ AlCl3 की अभिक्रिया NaOH के साथ वाटर सॉल्वेंट के अंदर, तो यहाँ एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। तो जब इसी एल्यूमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्साइड है वो वाटर का लिया था, यहाँ पर ये हम उसी वाटर के हाइड्रोक्साइड की क्रॉसपॉन्डिंग जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का नेगेटिव आयन है उसका साल्ट ले रहे हैं, उसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो जिस प्रकार से एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर बना था उसी प्रकार का एल्यूमिनियम का जो क्रॉसपॉन्डिंग सल्फेट है वो सल्फाइट है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो लगभग वैसा ही बिहेवियर जैसा वाटर मॉलिक्यूल करते हैं ये लिक्विड SO2 भी करता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बनिक पदार्थों के साथ अभिक्रियाएं। तो जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसमें H बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी नहीं होती है और ये उतना अधिक ध्रुवीयता प्रदर्शित नहीं करता है जितना H2O करता है। इस कारण जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके लिए जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा अच्छा विलायक है, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों के साथ कोई क्रिया भी नहीं करेगा और अज्वलनशील प्रकृति का है। इस कारण जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हैं जैसे सल्फोनेशन अभिक्रिया है या फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है, वो अभिक्रियाएँ इसमें बड़ी आसानी से संपादित हो सकती है। या योगात्मक अभिक्रियाएँ, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए भी सल्फर डाइऑक्साइड को हम विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर के और इस यूनिट के लास्ट लेक्चर का अध्ययन किया। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया। फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, तो मुख्य रूप से सॉल्वेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स के रूप में करने पर जो आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं उनमें दो एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। उन दोनों का हमने अध्ययन यहाँ पर किया। तो इस प्रकार हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूनिट पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूँगा, तो उसको आप कंप्लीट करके भेजें और जो प्रॉब्लम आपको आती है वो व्हाट्सएप या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।